प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में विस्तार से बताऊंगी। प्यारे बच्चों, आप वीडियो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो इसमें आपको मैं अलग से परिभाषाएं बताऊंगी वह आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करेंगे और वीडियो सुनते समय हमेशा कॉपी जरूर लेकर बैठें ताकि आप उसे अलग से जो भी अलग अलग बातें बताई जाएं उसे नोट करते जाएं। प्यारे बच्चों, काम करने के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप ध्यान से काम सुनेंगे, सुनने से ज़्यादा याद होता है, क्योंकि जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ केवल 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद हमें याद रहती है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का विषय पूरा समझ आ जाएगा। आज सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं और भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। प्यारे बच्चों, यदि भाषा न होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। केवल भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी ध्वनियों का प्रयोग करके अपनी बात को प्रकट करते हैं, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बात को लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है और प्रकट भी कर सकता है। और हम एक दूसरे को अपनी बात आराम से पहुंचा भी सकते हैं। व्यक्तियों के विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा, अब भाषा की परिभाषा को लिया जाए तो शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा सार्थक ध्वनियों का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हम तीसरी परिभाषा भी बना सकते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हो। अब भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा को केवल बोला और सुना जाता है। लिखित भाषा को में पढ़ना और लिखना आता है। मौखिक भाषा का प्रयोग केवल अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों प्रकार के लोग कर सकते हैं, परंतु लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं। मुख द्वारा बोली गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप नहीं होता, परंतु लिखित भाषा जब भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाए तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। भारत में पूरे संसार में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, ओडिया, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्य। मुख से निकलने वाली। अब हम भाषा के विविध रूपों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के 6 रूप होते हैं: मानक हिंदी, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा। मानक भाषा, मानक का अर्थ है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। यह एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी और बोली जाती है। मानक हिंदी विद्वानों द्वारा स्वीकृत की जाती है और शिक्षित लोगों द्वारा इसे मान्यता दी जाती है। मानक भाषा पूरे क्षेत्र में मानी जाती है।
इसे प्रशासन द्वारा अपनाया जाता है। मानक शब्दावली में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। नंबर 2, मातृभाषा। मातृभाषा जैसे नाम से पता चल रहा है, माता द्वारा बोले जाने वाली भाषा। वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार में सबसे पहले सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा उस स्थान के अनुसार होती है। जैसे पंजाब में पैदा हुआ बच्चा की मातृभाषा होगी पंजाबी, गोवा में पैदा हुए बच्चे की होगी मातृभाषा कोंकणी, गुजरात में पैदा हुए बच्चे की होगी मातृभाषा गुजराती। नंबर 3, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाती है। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अमेरिका की अंग्रेजी और चीन की चीनी। पहले राष्ट्रभाषा और राजभाषा को एक ही समझा जाता था, परंतु अब दोनों अलग अलग हैं। नंबर 4, राजभाषा। राजभाषा अर्थात जो भाषा राजकार्य के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात शासन द्वारा जिस भाषा को काम में प्रयोग लाया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है। इसे 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में भी पिछले साल हिंदी दिवस मनाया गया था, जिसमें आपने स्लोगन लिखे थे, कविताएं बोली थी और भी पोस्टर आदि बनाए थे। यह प्रत्येक वर्ष मनाई जाते हैं। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अन्य राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है और हमारी हिंदी भी विश्व की अनेक प्रांतों में बोली और समझी जाती है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ लेता है। नंबर 6, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह होती है जो हम अपने आसपास के आने वाले लोगों के संपर्क में बोलते हैं। हमारी संपर्क भाषा हिंदी है। प्यारे बच्चों, आपने भाषा के विविध रूपों का विस्तार से परिचय सुना। अब है बोली। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली की दूसरी परिभाषा भाषा के अल्प विकसित रूप को बोली कहा जाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यह भाषा से छोटा रूप होता है। कहा भी जाता है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी, अर्थात बोली थोड़े थोड़े स्थान के बाद बदलती रहती है। हमारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रज बोली, खड़ी बोली, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, गढ़वाली, बंगेली, छत्तीसगढ़ी। ये हमारी प्रमुख बोलियां हैं। अब इसके बाद आपने बोलियों के बारे में सुना। अब है भाषा के अंग। भाषा के प्रमुख 5 अंग होते हैं। 5 अंग: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। ध्वनि मुख से निकलने वाली स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। वर्णों से ही शब्द रचना होती है। सारा मैटर। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। जब तक अर्थ नहीं होगा तो शब्द का निर्माण करना असंभव है। जैसे कमल, पपीता, बाजार आदि। इसी प्रकार हम अपनी हिंदी पुस्तक में अनेक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसे पानी सार्थक है, पानी वानी बोलते हैं तो वानी निरर्थक शब्द है। पद जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे शब्द पद बन जाते हैं। अर्थात जैसे मैंने बोला राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है अलग अलग शब्द हैं, परंतु जब ये वाक्य में प्रयोग हो गए तो ये शब्द पद बन जाते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे करीम पतंग उड़ा रहा है, परंतु यदि हम लिखें पतंग करीम उड़ा रहा है तो यह वाक्य
क्रिया की दृष्टि से और कर्ता की दृष्टि से सही नहीं है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम कर्ता पहले रखते हैं और क्रिया बाद में रखते हैं। यदि हम क्रिया पहले रखेंगे तो वाक्य का पद क्रम अनुचित हो जाएगा। इतना समझाने के बाद अब है लिपि। लिपि का अर्थ है लिखना। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए विद्वानों ने ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए हैं, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों से ही मैंने आपको बताया अभी, वर्णों से ही हमारी शब्द रचना होती है और शब्दों से वाक्य बनते हैं। मौखिक ध्वनियों को निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे प्रस्तुत करने की विधि को लिपि कहते हैं। एक साधारण भाषा में कहा जाए, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, या भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। यह परिभाषा भी आप याद कर सकते हो। अब आप देख रहे हो, किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित कहे गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि लिपि न होती तो हम भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि लिपि द्वारा ही जितनी साहित्य रचना हुई है, सभी भाषाओं की वे लिपि के द्वारा हुई है। यदि लिपि न होती तो साहित्य भंडार असुरक्षित रह जाता, अर्थात हम इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। विश्व की प्रमुख भाषाओं की लिपियां अलग अलग हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, गुजराती। इन 5 भाषाओं की लिपि एक देवनागरी है। दोबारा से, देवनागरी लिपि में 5 भाषाएं लिखी जाती हैं: हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, गुजराती। उर्दू और अरबी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा, पंजाबी गुरमुखी। चौथा, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार रूसी लिपि में लिखी जाती है। इतना लिपियों का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। लिपि भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ है व्याकरण। व्याकरण न होती तो हम नियमों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि व्याकरण में ही प्रत्येक भाषा के नियमों की जानकारी होती है। यदि नियमों की जानकारी नहीं होगी तो हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को पहचान नहीं पाएंगे। व्याकरण का कार्य ही है भाषा को नियमबद्ध करना, अर्थात हम अज्ञानता के कारण और वर्तनी के कारण कई बार गलती कर बैठते हैं, जिससे विचार स्पष्ट नहीं होते। भाषा की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। दूसरे भाषा में शब्दों में कहा जाए, नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यह परिभाषा भी आप लिख सकते हो। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, अर्थात व्याकरण में ही हमें नियमों की जानकारी मिलती है। समय के साथ साथ भाषा और लिपि में आने वाले परिवर्तन और नए प्रयोग भी व्याकरण स्वीकार करता है, अर्थात व्याकरण में भी बदलाव आता रहता है। अब है व्याकरण के मुख्य अंग। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, इसी प्रकार व्याकरण के भी मुख्य 4 अंग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। कितने अंग बताए मैंने? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, उच्चारण, उनकी उत्पत्ति, वर्णों का मेल, वर्णों को संधि करना आदि पर विचार करते हैं। दूसरा, शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि पर विचार करते हैं। पद विचार। पद विचार में हम पदों की रचना, पद भेद, पद परिचय आदि करना सीखते हैं। वाक्य विचार।
इसमें हम वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, वाक्य का पदक्रम तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार करते हैं। प्यारे बच्चों, आज भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। यह जानकारी आप पिछली कक्षाओं में भी प्राप्त करते आ रहे हो। सबसे पहला पाठ हर ग्रामर की बुक में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण ही होता है। ये बार बार पुनरावृत्ति के लिए इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसे भूल न पाएं। अब आज हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, लिपि का क्या महत्व है, विभिन्न भाषाओं की लिपि कौन कौन सी है, व्याकरण के कितने अंग हैं, उनके नाम आपने सुने। प्यारे बच्चों, आपको ये प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आप अपनी कॉपी में याद करके लिखेंगे और अभ्यास कार्य आपको व अभ्यास कार्य के लिए आपको कार्यपत्रिका भेजी जाएगी। आप उसे करेंगे और पिछला काम भी जो आपको दिया गया था वह आप जरूर करेंगे। यदि आप साथ साथ काम करते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपका हार्दिक धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।